All right, kids, welcome back to the online class. So, in our previous class, we completed the topic of the concept of statement of financial position. हमने अपनी पिछली क्लास में, अपनी लास्ट क्लास में, हमने बहुत डिटेल में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को अंडरस्टैंड किया था. हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया था, इसके फॉर्मेट को समझा था कि सर इनकम स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, क्या बताती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन किस बेसिस पे बनाते हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है. हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में एसओएफपी के फॉर्मेट को अंडरस्टैंड किया था. आज आपके सामने मैं पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहा हूं. सर क्वेश्चन है हमारा, समाना एंटरप्राइजेस ट्रायल बैलेंस as at 31st December 2019. This is your very first financial statement question. आप पहली दफा हम अपने इस सेशन में, मई जून 26 सेशन में पहली दफा हम इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने जा रहे हैं. अंडरस्टैंड कीजिएगा, नोट कीजिएगा इस बात को, फोकस कीजिएगा. सर दिस इज one of the most basic questions of financial statement. This is one of the most basic questions of financial statements. ये financial statements के सबसे basic questions में से एक question है. इसको भी understand कीजिएगा, इस बात को भी understand कीजिएगा कि आप में से बहुत सारे students फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके थोड़े परेशान होते हैं कि सर इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाएं, इनकम स्टेटमेंट में प्रॉब्लम होती है, इनकम स्टेटमेंट में कंफ्यूजन होती है, सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बनाई जाती. और सबसे बड़ा सवाल एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्रीवियसली अटेम्प्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आप में से कितने स्टूडेंट्स ने पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अटेम्प्ट किए हुए हैं, वेदर इट इन योर अकेडमीज, वेदर इन योर स्कूल, वेदर इन योर एट योर होम, पहले किसी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अटेम्प्ट किए हुए हैं. ईमान कह रही है यस सर, शायान इज सेइंग नो सर, शायान कह रहे हैं नो, रयान कह रहे हैं नो सर. आमना आपने भी मुझे बताया था दैट आई डोंट थिंक सो यू हैव अटेम्प्टेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिफोर, राइट? ऐसा ही है. चलो ईमान, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अटेम्प्ट किए हुए हैं, है ना? ईमान, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अटेम्प्ट किए हुए हैं, राइट? क्योंकि ईमान ने किए हुए तो हम रिलेट कर सकेंगे, चीजें पूछ सकेंगे. ईमान मुझे बताएं, क्या ये प्रॉब्लम आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस नहीं होते? सर एसओएफपी बैलेंस नहीं होती. देखिए फौरन मेरे बोलने से पहले उसने यस टाइप करके लिख दिया. ये प्रॉब्लम सिर्फ ईमान की नहीं है, आप लोग भी पढ़ेंगे तो आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम लेके बैठे हुए होते हैं, सर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस नहीं होती. अच्छा, बैलेंस होने का क्या मतलब है? रिमेंबर लास्ट क्लास में जब एसओएफई पढ़ रहे थे तो उसके सबसे आखिरी पार्ट में, सबसे आखिरी फेज में वी अंडरस्टूड दिस पॉइंट दैट टोटल एसेट्स शुड इक्वल टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. ये टोटल एसेट्स हमेशा हमेशा टोटल इक्विटी और लाइबिलिटीज के बराबर होने चाहिए. यही पार्ट था बैलेंस होने का, इसी को कहते हैं बैलेंस. बहुत सारे स्टूडेंट्स के, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के ये दोनों आंसर सेम नहीं आते. मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के ये दोनों आंसर सेम नहीं आते, ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं आती. तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को. ये प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स की. मैं आज आपको एक बात बहुत क्लियरली बता दूं. आमना, ईमान, रयान, शायान, मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा बच्चों. हमें बैलेंसिंग पे फोकस नहीं करना. बैलेंसिंग इज सेकेंडरी, बल्कि मैं कहूंगा टर्शरी, बहुत थर्ड लेवल पर है. बैलेंसिंग इज फार टू वे अहेड ऑफ आर ऑब्जेक्टिव्स. हमें हमें बैलेंसिंग पे बिल्कुल फोकस नहीं करना. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपको आपको जो सवाल है, जो इंफॉर्मेशन है, आप वो इंफॉर्मेशन मैक्सिमम सही अटेम्प्ट करो. फोकस वो होना चाहिए.
बाकी जो बैलेंसिंग वाला इशू है ना, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद प्रैक्टिस एंड विद मोर क्वेश्चंस, विद क्लैरिटी, वो इजी हो जाएगा। वो इजी हो जाएगा। एक टाइम आएगा इंशाल्लाह, एक टाइम आएगा थ्रू आउट द सेशन। आज हम पहला सवाल करने जा रहे हैं, आज हम पहला सवाल करने जा रहे हैं। आपको पता है बाय द एंड ऑफ द सेशन, जब इंशाल्लाह आप पास पेपर की प्रैक्टिस भी हो जाएगी हमारी, और जब आप सीआईस के पेपर देने जा रहे होगे, तो उस दिन से पहले, पेपर 2 वाले दिन से पहले, आप टोटल मेरे साथ 121 ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सब मिलाकर। सब मिलाकर हमारी जो थीम है, हमारी जो टाइमलाइन है, उसमें 121 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इंक्लूडिंग पास्ट पेपर्स। तो सर आफ्टर आफ्टर दो 121 तो छोड़ दो, 15-20 सवालों पे ही आपका हाथ एकदम ग्रिप टाइट हो जाएगी और स्ट्रांग हो जाएगी। सर बैलेंसिंग हो रही है, अब बैलेंसिंग इश्यू नहीं है। पता है फोकस क्या होना चाहिए? आपका फोकस होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट। हमारे स्टूडेंट गलत चीज पे फोकस कर रहे होते हैं, वो आईएएस और एसओएफपी बनाने पे फोकस कर रहे होते हैं, यार इसको बनाना है, इसको बैलेंस करना है। सबसे पहली चीज प्रायोरिटी है ट्रायल बैलेंस पढ़ना आना चाहिए। ये जो सामने ट्रायल बैलेंस लिखा है ना, नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा। अभी सिर्फ एक झलक दिखा देता हूं, सिर्फ एक झलक दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन 1 एक ट्रायल बैलेंस, ये क्वेश्चन 2 एक और ट्रायल बैलेंस, इसमें कुछ और छोटी मोटी इंफॉर्मेशन ऐड ऑन हो रही है। क्वेश्चन 3 एक और ट्रायल बैलेंस, इसमें और कुछ चीजें ऐड हो रही हैं। क्वेश्चन 4 इसमें कुछ और चीजें ऐड हो रही हैं। गौर से देखते चले जाइएगा, ये सीक्वेंशियल है, ये पूरा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5, इसी तरीके से 5.1, 5.2, ये 9, 10, 9, 9, 9.4 तक जा रहा है। उसके बाद पास पेपर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन आ जाएंगे। मेरी बात गौर से सुनिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। इतने ट्रायल बैलेंस होते हैं और ट्रायल बैलेंस में इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि आखिरी में ना, आखिरी में एट द एंड हमारा ट्रायल बैलेंस पता है कुछ इस तरीके से नजर आएगा। एट द एंड ऑफ द डे, at the end of the day, the trial balance would appear to be something like this। ये देख लो, ये पास पेपर का क्वेश्चन है, ये पास पेपर का क्वेश्चन है, और ये हमारे पहले टॉपिक का एंड होगा। तो आप देखो ट्रायल बैलेंस कुछ इस तरीके से नजर आएगा। दिस इज हाउ, एंड दिस इज हाउ डिटेल योर फाइनल ट्रायल बैलेंस वुड बी। 1.5 पेज पर आ रहा है ये। 1.5 पेज के मुकाबले आज जो हम करने जा रहे हैं वो आधे पेज पे भी नहीं है। ये फर्क है सर। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, मेरी बात पे फोकस कीजिएगा बच्चों। ट्रायल बैलेंस पढ़ना आना चाहिए। द एंटायर फोकस शुड बी ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। आप में से जिसको ये ट्रायल बैलेंस इंटरप्रेट करना आ गया ना, हाउ टू इंटरप्रेट दिस ट्रायल बैलेंस, ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, और ये जो वैल्यूज हैं ये क्या वैल्यूज हैं, और ये कहां जाएंगी क्या बता रही हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वुड बी लाइक दिस, वुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। ट्रायल बैलेंस इंटरप्रेट करना आना चाहिए। तो मेरा आज का और कल की एक्स्ट्रा क्लास का सारा फोकस ट्रायल बैलेंस की इंटरप्रिटेशन पर होगा कि आओ ट्रायल बैलेंस इंटरप्रेट करना सीखें। चलें स्टार्ट करें। आमना, ईमान, रयान, शायान, गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर गुड टू गो। गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर गुड टू स्टार्ट द क्लास, if we are good to go with the trial balance. Yes please, yes please. Rayan, perfect. ओके ईमान, ओके आमना, ओके शायान, चले स्टार्ट करते हैं। सर ट्रायल बैलेंस में आपको कितने कॉलम्स नजर आ रहे हैं? सर ट्रायल बैलेंस में हमें 2 कॉलम्स नजर आ रहे हैं। ट्रायल बैलेंस में हमें 2 कॉलम्स नजर आ रहे हैं। लेफ्ट कॉलम को डेबिट कॉलम कहते हैं, राइट कॉलम को क्रेडिट कॉलम कहते हैं। लेफ्ट कॉलम को डेबिट कॉलम कहते हैं, राइट कॉलम को क्रेडिट कॉलम कहते हैं। और ये जो भी कॉलम है ट्रायल बैलेंस का, ये जो भी कॉलम है, आप नोट करो। ट्रायल बैलेंस का टॉपिक पढ़ते हुए, ये देखो ट्रायल बैलेंस का टॉपिक पढ़ते हुए मैंने आपको ये रूल ऑफ ट्रायल बैलेंस पढ़ाया था। रूल ऑफ ट्रायल बैलेंस, मैंने आप लोगों को ये रूल ऑफ ट्रायल बैलेंस पढ़ाया था। अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैंने ये पढ़ाया था हर ट्रायल बैलेंस
इन फॉलोइंग बेसिस पे बनता है। ये रूल है ट्रायल बैलेंस का। मैं आपको बता दूं, हर ट्रायल बैलेंस इसी रूल पे बनेगा जो रूल हमने प्रीवियसली पढ़ा है। आज इस रूल को अप्लाई करते हुए देख भी लो, आज इस रूल को अप्लाई होते हुए देख भी लो। सर सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है प्रेमिसेस, प्रेमिसेस के ब्रैकेट में लिखा हुआ है कॉस्ट। मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल के ब्रैकेट में लिखा हुआ है कॉस्ट। मशीनरी, और मशीनरी के ब्रैकेट में लिखा हुआ है कॉस्ट। फोकस कीजिएगा, हमने लास्ट टाइम एक एक्टिविटी की थी अराउंड 4 क्लासेस बैक, अराउंड 4 क्लासेस बैक। बच्चों क्या हमने ये एक्टिविटी अटेम्प्ट की थी? गाइस क्या हमने ये एक्टिविटी अटेम्प्ट की थी? डिड वी अटेम्प्टेड दीस 20 ट्रांजैक्शंस? डिड वी अटेम्प्टेड द एक्सरसाइज ऑफ दिस 20 ट्रांजैक्शंस? और क्या हमने इन 20 ट्रांजैक्शंस का ट्रायल बैलेंस बनाया था? यस सर, हमने इन 20 ट्रांजैक्शंस का ट्रायल बैलेंस भी बनाया था। ये देखिएगा, हमने इन 20 ट्रांजैक्शन से मिस्टर ए की एक्सरसाइज का ट्रायल बैलेंस बनाया था। नोट कीजिएगा, मैंने उस क्लास में आप लोगों को एक चीज लिखाई थी और कुछ बोला भी था उससे रिगार्डिंग। क्या लिखाया था और क्या बोला था, आज कनेक्ट करता हूं। मैं जब ट्रायल बैलेंस बना रहा था उस दिन, तो मैंने शॉप के आगे कॉस्ट लिखा, मैंने फिटिंग्स के आगे कॉस्ट लिखा, मैंने कंप्यूटर्स के आगे कॉस्ट लिखा, मैंने मोटर व्हीकल के आगे कॉस्ट लिखा। नोट करना, जबकि इनके अकाउंट्स के आगे कॉस्ट नहीं लिखा हुआ था। ये देखो, शॉप, फिटिंग्स, कंप्यूटर्स, ये देखो, ये देखो, फिटिंग्स के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, राइट। कंप्यूटर के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, शॉप के, इनके साथ कहीं पे भी कॉस्ट नहीं लिखा हुआ। ट्रायल बैलेंस में मैंने खुद से ये लिख दिया था और मैंने उस दिन ये बात बोली भी थी, बेटा मैं आगे जाके आपको एक पॉइंट पे समझाऊंगा कि ये कॉस्ट क्यों, मैंने क्यों लिखा था और क्यों लिखा जाता है। तो सर वो दिन आज है, वो पॉइंट आज है। अब आपको मैं बताता हूं कि ये कॉस्ट क्या है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। ट्रायल बैलेंस में किसी भी चीज के आगे अगर कॉस्ट लिखी हुई हो तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, एग्जामिनर आपको ये हिंट दे रहा है कि दिस इज नॉन करंट एसेट, कि दिस इज नॉन करंट एसेट, कि ये नॉन करंट एसेट है। और हमने रूल पढ़ा है, हमने ट्रायल बैलेंस का रूल पढ़ा है कि एसेट तो आता ही डेबिट साइड पर है, एसेट तो आता ही डेबिट साइड पर है। तो देखें जरा, प्रेमिसेस 40,000 डेबिट, मोटर व्हीकल 18,000 डेबिट, मशीनरी 35,000 डेबिट। तीनों वैल्यूज डेबिट पर आ रही हैं। क्यों डेबिट पर आ रही हैं? क्योंकि सर नॉन करंट एसेट है और एसेट तो आता ही डेबिट साइड पर है। मुझे बताएं, इज दैट क्लियर? यस प्लीज, यस प्लीज, इज दैट क्लियर? बच्चों ये बात समझ आ गई? कॉस्ट वाली बात समझ आ गई? आमना, ईमान, रैयान, शायान, कॉस्ट वाली बात समझ आ गई? ओके रैयान बेटे, ओके। चलें आगे चलते हैं, नोट कीजिएगा, आगे चलते हैं। देन वी हैव ट्रेड रिसीवेबल्स, देन वी हैव ट्रेड रिसीवेबल्स। तो सर हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल, अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, ट्रेड रिसीवेबल होते हैं करंट एसेट। ये हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है, अपने बेसिक्स में पढ़ा है, ट्रेड रिसीवेबल होते हैं करंट एसेट्स। सर एसेट तो एसेट है ना, चाहे करंट हो या नॉन करंट हो। एसेट तो एसेट है, चाहे करंट हो या नॉन करंट एसेट हो। आएगा तो डेबिट साइड पे, आएगा तो डेबिट साइड पे। तो ये देखो, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट साइड पर आ रहे हैं 14,000। इसके बाद ट्रेड पेबल्स। सर ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं? करंट लाइबिलिटीज। हमने पढ़ी है कि ट्रेड पेबल्स होती हैं करंट लाइबिलिटीज। सर हमने ये रूल में पढ़ा है कि लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, लाइबिलिटीज कम्स ऑन क्रेडिट साइड। तो ये देखो, करंट लाइबिलिटी है, ट्रेड पेबल क्रेडिट पर आ रही है, करंट लाइबिलिटी है, ट्रेड पेबल क्रेडिट पर आ रही है। उसके बाद कैश।
उसके बाद कैश, कैश एसेट है, नोट कर लो, कैश एसेट है, ये मैं यहां पे लिख रहा हूं, कैश एसेट है, करंट एसेट, डेबिट साइड पर आ रहा है। अच्छा, अब मेरा सवाल है, ये बैंक, मेरा आप लोगों से सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आई होप दैट एवरीवन वुड बी एबल टू आंसर दिस। कैन बैंक बी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी बोथ? कैन बैंक बी आइदर अ करंट एसेट और अ करंट लायबिलिटी? क्या बैंक करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों हो सकता है? क्या बैंक करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों हो सकता है? यस सर, यस सर। आप सबने पढ़ा होगा बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में। बैंक में अगर हमारे पैसे मौजूद हैं, बैंक में अगर हमारे पैसे पड़े हुए हैं तो करंट एसेट, लेकिन अगर बैंक का ओवरड्राफ्ट है तो करंट लायबिलिटी। अब अंडरस्टैंड करना बच्चों, प्लीज इस पे फोकस करना। सर यहां तो सिर्फ बैंक लिखा है, हमें कैसे पता चलेगा कि सर बैंक करंट एसेट है या करंट लायबिलिटी है? ये सिंपल बैंक है या बैंक ओवरड्राफ्ट है, हमें कैसे पता चलेगा? तो गौर से देखो, बैंक की कौन सी साइड पे वैल्यू लिखी हुई है, गौर से देखो, बैंक की कौन सी साइड पे वैल्यू लिखी हुई है? सर बैंक की वैल्यू ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे लिखी हुई है। बैंक की वैल्यू ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे लिखी हुई है। डेबिट साइड का मतलब एसेट, डेबिट साइड का मतलब कि ये करंट एसेट है। आपको ये चीज क्लियरली दिखा दूं, सुन लीजिएगा, आपको ये चीज क्लियरली दिखा दूं। अगर ये 11,500 डेबिट के बजाय क्रेडिट पे लिखा हुआ होता तो इस सूरत में बैंक हमारे लिए ओवरड्राफ्ट होता, करंट लायबिलिटी। This is what I mean to say when I was saying interpretation of trial balance. इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी छोड़ो, पहले ट्रायल बैलेंस को पढ़ के तो देखो, समझना तो सीखो। बताओ समझ आया ट्रायल बैलेंस की ये बात, बैंक ओवरड्राफ्ट वाली बात समझ आई सबको? यस प्लीज, यस प्लीज बताएं, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ये बात समझ आई कि डेबिट साइड पे लिखा है तो ये करंट एसेट है, अगर यही हमारे पास क्रेडिट साइड पर होता तो सर लाइबिलिटीज कम्स ऑन क्रेडिट साइड, तो सर लाइबिलिटीज कम्स ऑन क्रेडिट साइड। इज दिस राइट? ठीक हो गया। तो सर अभी के केस में फिलहाल ये करंट एसेट है, अभी के केस में फिलहाल ये करंट एसेट है। अब नोट कीजिएगा, फिर है सेल्स, सेल्स क्रेडिट पर लिखी हुई हैं, कोई नई बात नहीं है। ट्रायल बैलेंस के रूल में हम पढ़ चुके हैं, सेल्स आती ही क्रेडिट साइड पर है, कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए। आगे देखिएगा, परचेजेस डेबिट पे लिखी हुई हैं, वंस अगेन कोई नई चीज नहीं है सर, ट्रायल बैलेंस का रूल पढ़ चुके हैं, परचेजेस आती ही डेबिट साइड पर है। उसके बाद इन्वेंट्री। अच्छा अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये बड़ा मजेदार पार्ट है, वंस अगेन इंटरप्रिटेशन यहां आती है बात। आप मुझे बताएं कितने टाइप की इन्वेंट्रीज पढ़ी हैं हमने? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज हैव वी स्टडीड इन आवर सिलेबस? राइट, वेरी गुड ईमान, वेरी गुड शायान। सर टू टाइप्स, टू टाइप्स। रयान बताएं जरा कौन कौन सी इन्वेंट्री होती है? परफेक्ट, रयान ने वैली लिख दिया। सर ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, राइट आमना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। हाँ भाई समील, इतना लेट ज्वाइन इन किया है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, टू टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज, ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। सुन लीजिएगा, गौर से सुन लीजिएगा मेरे अल्फाजों को, माय वर्ड्स। सर द इन्वेंट्री दैट अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस, the inventory that appears in the trial balance is opening inventory. The inventory that appears in the trial balance is opening inventory. कोई दो आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, कोई दो आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। द इन्वेंट्री दैट अपेयर्स ऑन द ट्रायल बैलेंस इज ओपनिंग इन्वेंट्री, दैट इज इट, बात खत्म।
अब हो सकता है आप में से स्टूडेंट सवाल पूछे कि सर ये क्लोजिंग इन्वेंट्री पर कहाँ होती है। तो जहां ट्रायल बैलेंस एंड होता है, जहां हमारा ट्रायल बैलेंस एंड होता है, उसके नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है। उसके नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है। उस एडिशनल इंफॉर्मेशन में एग्जामिनर हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री के बारे में बताता है। जैसे यहां बता रहा है, द इन्वेंट्री एट December 31st 2019 was recorded at 18,000. दिस इज क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो अब आपको ये चीज समझ आ गई कि ओपनिंग इन्वेंट्री हमेशा ट्रायल बैलेंस में मेंशन होगी और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन में मेंशन होगी। कोई अब इस पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। देन वी हैव वेजेस, देन वी हैव रेंट। अच्छा एक बात मुझे बताओ, वेजेस क्या है हमारी? व्हाट आर वेजेस टू अस? व्हाट आर वेजेस फॉर समाना इंटरप्राइजेस? समाना इंटरप्राइजेस के लिए वेजेस क्या हैं? व्हाट आर वेजेस फॉर समाना इंटरप्राइजेस? वेरी गुड ईमान, वेरी गुड ईमान, बिल्कुल ठीक। आमना बिल्कुल ठीक बेटा। शयान बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक। हाँ जी रयान, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर वेजेस फॉर समाना एंटरप्राइजेस? सर वेजेस आर एक्सपेंस। वेजेस आर एक्सपेंस। वेजेस एक्सपेंस है, बिजनेस करने की कॉस्ट। बिजनेस करने की कॉस्ट। समाना एंटरप्राइजेस अपने एम्प्लॉयज को वेजेस दे रहा होगा, तो बिजनेस करने की कॉस्ट है। अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। अब आप मुझे जरा ये बताएं। हाँ बिल्कुल ठीक, परफेक्ट रयान, बिल्कुल ठीक बेटा। अब आप मुझे ये बताएं, एक सवाल, एक सवाल। आमना, ईमान, रयान, शायान जवाब दीजिएगा बेटा। कैन रेंट बी इनकम एंड एक्सपेंस? रेंट इनकम भी हो सकता है अगर मिल रहा हो, और रेंट एक्सपेंस भी हो सकता है अगर दे रहे हो। अगर समाना एंटरप्राइजेस रेंट दे रहा है तो रेंट एक्सपेंस होगा, और समाना एंटरप्राइजेस को अगर रेंट मिल रहा है तो रेंट इनकम होगा। इज दिस राइट? इज दिस राइट? सर यहां तो बताया ही नहीं है कि रेंट दे रहे हैं या रेंट मिल रहा है। यहां तो बताया ही नहीं है रेंट दे रहे हैं या रेंट मिल रहा है। तो नोट कीजिएगा, सीधा जाएंगे रेंट के कॉलम को देखेंगे। सीधा जाएंगे रेंट के कॉलम को देखेंगे कि रेंट कौन से कॉलम में लिखा हुआ है, कि रेंट कौन से कॉलम में लिखा हुआ है। अंडरस्टैंड कीजिएगा, एक्सपेंस होगा तो डेबिट कॉलम पे मेंशन होगा, और अगर इनकम होगा तो क्रेडिट कॉलम में मेंशन होगा, जैसे बैंक के बारे में था। Exactly, Amna. If it would be income, it should have been recorded on the credit side. तो जैसे बैंक के साथ था, एसेट है तो डेबिट पे लिखा हुआ है। ओवरड्राफ्ट होता तो क्रेडिट पे लिखा हुआ होता। रेंट एक्सपेंस है तो डेबिट पे लिखा है। इनकम होता तो क्रेडिट पे लिखा हुआ होता। ये बताओ, अभी रेंट कौन सी साइट पे लिखा हुआ है? अभी रेंट कौन सी साइट पे लिखा हुआ है? वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है ईमान, बिल्कुल ठीक है शायन। सर अभी रेंट डेबिट साइड पे लिखा हुआ है। तो रेंट इस केस में एक्सपेंस है। रेंट इस केस में एक्सपेंस है। H&L। H&L होता है हीट एंड लाइट। जैसे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी अंडरस्टैंड कीजिएगा, और हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में सब चीजें आ जाती हैं। लोड शेडिंग भी आ जाती है, पावर फेलियर्स भी आ जाते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी में। राइट, हमारे पास पावर फेलियर्स भी आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, लोड शेडिंग भी आ जाती है इलेक्ट्रिसिटी में। हीट एंड लाइट, यूके में, ब्रिटिश में दो अलग अलग चीजें होती हैं। एक पावर होता है और एक हीट एंड लाइट होता है। हीट एंड लाइट एक्सपेंस है बिजनेस का। हीट एंड लाइट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, बिजनेस करने की कॉस्ट है। तो नोट कीजिएगा, ये तीन एक्सपेंस हो गए यहां पर। फिर ड्रॉइंग्स। अब आप नोट कीजिएगा, सब लोग फोकस कीजिएगा, गौर से मेरी बात सुनिएगा। सर ये ड्राइंग्स लिखी हैं, यहां पे ड्राइंग्स लिखी हैं, अंडरस्टैंड कीजिएगा। हमने जब लास्ट क्लास में, अच्छा ये देखो ड्राइंग्स डेबिट साइड पे लिखी हुई है ट्रायल बैलेंस की। ड्राइंग्स डेबिट साइड पे लिखी हुई है ट्रायल बैलेंस की।
25,000। लेकिन सर हमने जब लास्ट क्लास में एसओएफपी का फॉर्मेट पढ़ रहे थे, हम ये रहा, मैं आपके सामने एसओएफपी का फॉर्मेट ओपन कर रहा हूं, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। सर जब हम लास्ट क्लास में एसओएफपी का फॉर्मेट पढ़ रहे थे, तो यहां पर ड्राइंग्स मेंशन थी, यहां पर ड्राइंग्स मेंशन थी, यहां पे लिखा था ऑल ड्राइंग्स, कैश, गुड्स, रिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड, सारी ड्राइंग्स। और सर जब उससे पहले हम इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट पढ़े थे, नोट कीजिएगा। सर उससे पहले हम जब इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट पढ़ रहे थे, वेयर आई एम, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट पढ़ रहे थे, तो सर इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट में आपने यहां पे सिर्फ अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्राइंग्स के बारे में बताया था। तो सर इन दोनों फॉर्मेट से, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट जो हमने 2 क्लासेस 3 क्लासेस बैक पढ़ा, और सर एसओएफपी का फॉर्मेट जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, सर इन तमाम चीजों से अब तक हमें यह समझ आया कि ड्राइंग्स दो टाइप की होती हैं, रिकॉर्डेड एंड अनरिकॉर्डेड। ड्राइंग्स करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कैश तरीका हो सकता है कि कैश ड्राइंग्स हुई हो, कैश निकाला हो बिजनेस से, गुड्स निकाले हो जिसे गुड्स ड्राइंग्स कहते हैं, नॉन करंट एसेट निकाला हो जिसे नॉन करंट एसेट्स ड्राइंग्स कहेंगे। सर सर्विस ली हो बिजनेस से, अपने ही बिजनेस से अपने लिए सर्विस ले ली और पैसे नहीं दिए, तो सर्विस ड्राइंग्स कहलाएंगी। लेकिन सर कुछ भी हो, चाहे कैश ड्राइंग्स हो, चाहे गुड्स ड्राइंग्स हो, चाहे एनसीए ड्राइंग्स हो, सर या तो ड्राइंग्स रिकॉर्डेड होती हैं या ड्राइंग्स अनरिकॉर्डेड होती हैं। अब तक हमें फॉर्मेट के हिसाब से पिछली 2 क्लासेस में ये समझ आया। तो सर जरा ये बताएं, कैसे पता चलेगा कि ड्राइंग्स रिकॉर्डेड हैं या अनरिकॉर्डेड? आमना, ईमान, रैयान, शायान, मेरा सवाल आप लोगों को समझ आया? जो बैकग्राउंड मैंने पूरा क्रिएट किया है इस वक्त आपके लिए, द बैकग्राउंड जो मैंने पूरा क्रिएट किया आप लोगों के सामने, कि सर 2 क्लासेस बैक हमने जब इनकम स्टेटमेंट पढ़ी, 2 क्लासेस बैक जब हमने इनकम स्टेटमेंट पढ़ी, रयान हीट एंड लाइट एक्सपेंस है, H&L, हीट एंड लाइट एक्सपेंस। बेटा अभी रयान हम ड्राइंग्स पर हैं, फोकस कीजिएगा, ड्राइंग्स पे फोकस कीजिएगा। सर पिछली 2 क्लासेस में जो हमने इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के फॉर्मेट्स पढ़े, तो सर उसमें हमने एक जगह देखा कि आपने लिखा था अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्राइंग्स, सिर्फ गुड्स ड्राइंग्स, वो भी अनरिकॉर्डेड। और फिर सर जब आपने एसओएफपी पढ़ाई हमें, तो आपने एसओएफपी में यहां पे ड्राइंग्स लिख के लिखा ऑल ड्राइंग्स, रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड। तो सर अब तक हमें यह समझ आया कि ड्राइंग्स कैन बी इन 2 वेज, रिकॉर्डेड एंड अनरिकॉर्डेड। वो ड्राइंग्स जो कि रिकॉर्ड हुई हैं, वो ड्राइंग्स जो कि रिकॉर्ड नहीं हुई हैं हमारी बुक्स में। तो सवाल ये बनता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिकॉर्डेड ड्राइंग्स हैं या अनरिकॉर्डेड ड्राइंग्स हैं? तो अब मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा। द वैल्यूज दैट अपेयर्स इन ट्रायल बैलेंस, ये जितनी वैल्यूज ये जितनी वैल्यूज आपको ट्रायल बैलेंस में नजर आ रही हैं, सर ये सारी वैल्यूज रिकॉर्डेड होती हैं। The values that appear in the trial balance are already recorded in the T accounts. सर ये टी अकाउंट्स में रिकॉर्ड हुई हुई होती हैं, तभी तो इनकी बैलेंसिंग हुई होगी, और तभी तो बैलेंस से ट्रायल बैलेंस बना होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो ड्राइंग्स हैं, ये हैं
ऑलरेडी रिकॉर्डेड ड्राइंग्स, ये हैं ऑलरेडी रिकॉर्डेड ड्राइंग्स। तो नोट कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये हैं ऑलरेडी रिकॉर्डेड ड्राइंग्स, इन्हें हम कहते हैं ऑलरेडी रिकॉर्डेड ड्राइंग्स। These are the drawings. Let me repeat this once again. These are the drawings that have already been recorded in the books. ये टी अकाउंट में, लेजर अकाउंट में ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी हैं हमारे। अब आपका दूसरा सवाल बनता है कि सर अनरिकॉर्डेड ड्राइंग्स फिर कहां होनी चाहिए, अगर होंगी तो वो कहां होंगी? ट्रायल बैलेंस के बाद, ट्रायल बैलेंस के टोटल के बाद जो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन है, अगर यहां पर एग्जामिनर ड्राइंग्स के रिगार्डिंग कोई बात करे तो वो हमेशा अनरिकॉर्डेड ड्राइंग्स में आएंगी। दोज ड्राइंग्स जो यहां पे कहीं मेंशन होंगी वो अनरिकॉर्डेड ड्राइंग्स होंगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में देख लो, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में देख लो, यहां पे एग्जामिनर ने बोला है ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान ओनर ने 1500 कैश एंड 5000 गुड्स विड्रॉ किया है, निकाला है, रिकॉर्डिंग नहीं हुई हुई, इसे कहते हैं अनरिकॉर्डेड ड्रॉइंग्स। ये अनरिकॉर्डेड है। तो आई होप दैट आई हैव नाउ मेड दिस वेरी क्लियर। I hope that I have made this very clear कि recorded drawings ट्रायल बैलेंस में होंगी और unrecorded drawings एडिशनल इंफॉर्मेशन में होंगी। Is this right? आमना, ईमान, रैयान, शायान, इज दिस राइट? रैयान, हो सकता है आपको पार्शल समझ आया हो, पार्शल ना समझ आया हो, क्योंकि पहली क्लास है तो इट कैन टेक टाइम, इट वुड टेक टाइम ऑब्वियसली। इज दिस क्लियर? आमना, ईमान, परफेक्ट, शायान, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलें आगे चलते हैं। अब हमारे पास कैपिटल लिखा हुआ है सर, ट्रायल बैलेंस में अब हमारे पास कैपिटल लिखा हुआ है। कैपिटल 100,000 क्रेडिट पे लिखा हुआ है, ये देखिएगा, कैपिटल 100,000 ओवर हेयर, कैपिटल 100,000 क्रेडिट पे लिखा हुआ है। कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, कोई नई चीज नहीं है। रूल हमने पढ़ा है कि इक्विटी कैपिटल क्रेडिट साइड पर ही आती है। अब नोट कर लीजिएगा, द कैपिटल दैट कम्स इन द ट्रायल बैलेंस, द कैपिटल दैट अपीयर्स ऑन द ट्रायल बैलेंस, ये बाय डिफॉल्ट ओपनिंग कैपिटल होता है, ये बाय डिफॉल्ट ओपनिंग कैपिटल होता है। तो अब आप नोट करें, ये ओपनिंग कैपिटल आ गया हमारे पास। क्या हमने पूरा ट्रायल बैलेंस पढ़ लिया? जल्दी से बता दें मुझे, क्या हमने पूरा ट्रायल बैलेंस पढ़ लिया? हैव वी स्टडीड द एंटायर ट्रायल बैलेंस? क्या ट्रायल बैलेंस की इंटरप्रिटेशन हो गई? क्या ट्रायल बैलेंस को इंटरप्रेट कर लिया? अब हमसे एग्जामिनर दो चीजें मांग रहा है, इस क्लास में दो चीजें मांग रहा है। कह रहा है इनकम स्टेटमेंट बनाओ और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाओ। तो बच्चों प्लीज फोकस कीजिएगा, गौर से देखिएगा, मैं आपके सामने यहां पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहा हूं। प्लीज नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, एवरीवन राइट नाउ ओवर हियर। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1, पार्ट ए, इनकम स्टेटमेंट। ये देख लीजिएगा, हमसे क्वेश्चन 1 पार्ट ए में इनकम स्टेटमेंट मांग रहे हैं। हमसे क्वेश्चन 1 पार्ट ए में कैपिटल इज द अमाउंट, नहीं 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 नहीं, रयान, नॉट एग्जैक्टली, नॉट एग्जैक्टली, कंटिन्यू करते हैं। इनकम स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं सर, हमसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम इनकम स्टेटमेंट बना के दें, प्लीज फोकस कीजिएगा। तो आप सबको पता है कि इनकम स्टेटमेंट के 2 कॉलम्स होते हैं, आप सबको ये बात पता है कि इनकम स्टेटमेंट के 2 कॉलम्स होते हैं। एंड इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट्स विद
रेवेन्यू सेल्स। इनकम स्टेटमेंट हम स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू से। नोट कीजिएगा इस सवाल में रेवेन्यू 156,500, 156,500 ये लीजिए। तो रेवेन्यू है हमारे पास 156,500। अच्छा, अब मुझे ये बता दो, जल्दी से देख के बताएं, सवाल में कहीं सेल्स रिटर्न नजर आ रहा है? क्या पूरे सवाल में कहीं कोई सेल्स रिटर्न दिया हुआ है? रैयान, सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड्स भी पढ़ा होगा आपने। सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड्स भी पढ़ा होगा। पूरे सवाल में कहीं कोई सेल्स रिटर्न रिटर्न इनवर्ड्स नजर आ रहा है? आमना, ईमान, शायान? नहीं सर, कोई रिटर्न इनवर्ड्स। आमना, कोई सेल्स रिटर्न नजर नहीं आ रहा। ईमान, कोई सेल्स रिटर्न नजर नहीं आ रहा। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, अब हमें सेल्स रिटर्न यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट रेवेन्यू में से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, शायान का एक सवाल आया हुआ है। शायान का एक सवाल आया हुआ, मैं शायान का सवाल पढ़ देता हूं, सुन लीजिएगा। अच्छा सवाल है, पूछ लिया, वेरी वेल डन। शायान कह रहा है सर सवाल में तो रेवेन्यू भी कहीं नहीं दिया हुआ। तो मैं आप लोगों को रिकॉल करा दूं, शायान, रेवेन्यू इज सेम एज सेल्स। ये मैंने लास्ट टाइम बताया था फॉर्मेट के टाइम इनकम स्टेटमेंट के, कि इधर मैं इसको सेल्स लिखूं या रेवेन्यू लिखूं या सेल्स रिटर्न लिखूं, एक ही बात है। ओ सेल्स रिटर्न बोल रहा हूं, सॉरी। रेवेन्यू लिखूं, सेल्स लिखूं या सेल्स रेवेन्यू लिखूं, एक ही बात है बेटा। ओके शायन, ओके परफेक्ट, कह रहा है याद आ गया। तो रेवेन्यू को सेल्स, सेल्स रेवेन्यू एक ही बात है। आप इधर कुछ भी लिखो, रेवेन्यू लिखो, सेल्स लिखो या पूरा लिखो सेल्स रेवेन्यू, एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल है बेटा। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो गाइस नोट कीजिएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमारे पास सबसे पहले आती है ओपनिंग इन्वेंट्री। हमारे पास सबसे पहले आती है ओपनिंग इन्वेंट्री। क्या ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग इन्वेंट्री है हमारे पास? यस सर। डेबिट साइड पे 22,000 है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हो गई 22,000। उसके बाद ऐड करते हैं परचेजेस, उसके बाद ऐड करते हैं परचेजेस। नोट कीजिएगा सर, परचेजेस हैं हमारे पास, ये रही 45,000। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला है, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला है, फॉर्मेट है। अच्छा, अब जरा मुझे ये बताओ, जल्दी से जवाब दीजिएगा, इट शुड बी वेरी क्विक गाइस, वेरी क्विक। क्या कहीं कोई कैरेज इनवर्स दिया हुआ है हमें सवाल में? क्या सवाल में कहीं कोई कैरेज इनवर्स दिया हुआ है? क्या सवाल में कहीं कोई परचेज रिटर्न दिया हुआ है? क्या सवाल में कोई अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्राइंग्स के बारे में, अनरिकॉर्डेड ड्राइंग्स यहां आती है नीचे, दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। तो सर डायरेक्ट लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, डायरेक्ट लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री 18,000। तो अब आप नोट करें, इन तीनों की मदद से बच्चों, इन तीनों की मदद से हम यहां पे कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखेंगे, यहां पे कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखेंगे 49,000। अगर आप लोग कैलकुलेट कर सको, उम्मीद है कर सकेंगे, मुझे उम्मीद है कैलकुलेट कर सकेंगे। सो 22,000 प्लस 45,000 माइनस 18,000, 49,000 आ गई। तो 49,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं। रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते हैं, तो सर हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है 107,500। दिस इज द ग्रॉस प्रॉफिट। ये लीजिए, ये लीजिए गाइस, ये आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ये आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। दिस इज द ग्रॉस प्रॉफिट। मुझे बताएं आमना, ईमान, रैयान, शायान, क्या ग्रॉस प्रॉफिट तक क्लियर है? क्या जीपी तक क्लियर है? हमने ये पढ़ा है पहले, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए।
चलें, आई एम ग्लैड रैयान आपने भी बोला यस, आई एम ग्लैड शायन कह रहे हैं यस सर एब्सोल्युटली, ईमान आमना कह रहे हैं यस सर, आमना थम्स अप कह रही हैं, परफेक्ट। आगे चलते हैं सर। अब हमने पढ़ा है ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड अदर इनकम करते हैं, तो आप नोट करो इस सवाल में कोई अदर इनकम तो है ही नहीं। अगर कोई अदर इनकम होती तो वो क्रेडिट साइड पर होती ना। तो क्रेडिट साइड पे जो तीन वैल्यूज हैं उसमें से एक करंट लाइबिलिटी है, एक कैपिटल है और एक सेल्स है। तो इस सवाल में कोई अदर इनकम नहीं है हमारे पास, तो हम सीधा सीधा लेस करेंगे एक्सपेंसेस, सीधा सीधा लेस करेंगे एक्सपेंसेस। अच्छा, अब आपको मैं बता दूं, एक्सपेंसेस के लिए मेरी एक रिकमेंडेशन है आप लोगों को, मेरी एक रिकमेंडेशन है। अभी तो ये बहुत बेबी ट्रायल बैलेंस है, दिस इज वेरी बेबी। हाँ भाई, प्रीटी लिटिल बेबी, ये ऐसा ट्रायल बैलेंस है, इतना छोटू सा मासूम सा ट्रायल बैलेंस है, नन्ना मुन्ना सा। आगे जो है ना, आगे वो आखिरी स्टेज की बला वाले ट्रायल बैलेंस आएंगे, जो अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, जो 1.5 पेज पे जा रहा था। इसमें मुश्किल से 15-16 वैल्यूज होंगी एट मैक्सिमम, मुझे लगता है 15 या 16 वैल्यूज होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, देखो 15 वैल्यूज हैं। आगे जब जाएंगे ना तो ये अप टू 30 31 32 33 वैल्यूज हो जाएंगी। तो जाहिर सी बात है, द मोर द इंफॉर्मेशन द लेस द फोकस वुड बी 100%। तो एक्सपेंसेस में होता क्या है आमतौर पे, with the 16 years teaching experience, with the past 16 years teaching experience, एक चीज नोट की है, जो बच्चे एक्सपेंसेस पे ध्यान नहीं देते, बहुत लाइकली चांसेस होता है कि वो एक्सपेंसेस ऊपर नीचे करके मिक्स कर दें, कि एक्सपेंसेस मिक्स कर दें कि ये एक्सपेंस लिखा ये नहीं लिखा, ये लिखा ये नहीं लिखा। और बहुत हद तक चांस है कि वो कुछ ना कुछ एक्सपेंस को नहीं लिख पाते। मेरी आपसे रिकमेंडेशन है कि जब भी आप एक्सपेंसेस पे हो तो आओ टॉप टू बॉटम आओ, ऊपर से नीचे आओ, और जो पहला एक्सपेंस टॉप टू बॉटम लिखा हो पहले वो लिखो। ये नहीं कि अरे वाह भाई मुझे HNL पहले दिख गया तो मैं HNL पहले लिख दूं, नॉट लाइक दैट। नेवर डू दिस, लाइक नेवर नेवर डू लाइक दिस। ठीक हो गया, कभी भी ये काम नहीं करना है आपने। यू हैव टू कम फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब बताओ टॉप टू बॉटम सबसे पहला एक्सपेंस यहां क्या नजर आ रहा है? सर वेजेस 15,000, तो मैं यहां एक्सपेंसेस में लिखूंगा वेजेस 15,000। वेजेस के बाद दूसरा एक्सपेंस है रेंट 8,000, और फिर तीसरा एक्सपेंस है HNL 12,000। नोट कर लीजिएगा, बस ये तीन एक्सपेंसेस हैं, इसके अलावा कोई और एक्सपेंस नहीं है, यही तीन एक्सपेंस हैं। 15, 8 और 12, यही तीन एक्सपेंसेस हैं। अब इनको टोटल कर लूं मैं, अब इनको अगर मैं टोटल कर लूं तो सर इनके टोटल की वैल्यू आ रही है 35,000। नोट कीजिएगा, अब ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को माइनस करूंगा तो सर वैल्यू आएगी 72,500। इसको हम कहते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर। बच्चों मुझे बताएं, क्या इनकम स्टेटमेंट क्लियर हो गई? इज इनकम स्टेटमेंट डन? इज इनकम स्टेटमेंट डन? आमना कोई मुश्किल थी इनकम स्टेटमेंट? ईमान, रयान, शायान, क्या कोई मुश्किल थी इनकम स्टेटमेंट? सर बहुत इजी थी, बेसिक थी, छोटी सी इनकम स्टेटमेंट थी। अब चलते हैं आज के आखिरी पार्ट पे, आज की क्लास के लास्ट पार्ट पे चलते हैं। इस सवाल के पार्ट बी की तरफ चलते हैं, विच इज आस्किंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो सर ये हमारी आज की क्लास का आखिरी मैटर है, आखिरी कंटेंट है, जिसमें एग्जामिनर हमसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मांग रहा है। सर SOFP 3 कॉलम्स होती है, मैंने और आपने ये पढ़ा है कि इनकम स्टेटमेंट
2 कॉलम्स होती है और एसओएफपी 3 कॉलम्स होती है। सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सबसे पहले हमारे पास आते हैं नॉन करंट एसेट्स। ये बात हम पढ़ चुके हैं कि सर सबसे पहले हमारे पास आते हैं नॉन करंट एसेट्स। नोट कीजिएगा, इस सवाल को अगर आप गौर से देख लें तो सर 3 नॉन करंट एसेट्स हमें सवाल में नजर आ रहे हैं। इज इट राइट? इज इट राइट? 3 नॉन करंट एसेट्स हमें सवाल में नजर आ रहे हैं सर। प्रेमिसेस, मोटर व्हीकल एंड मशीनरी। नोट कीजिएगा, प्रेमिसेस 40,000। तो मैं यहां पे लिखूंगा, प्लीज स्क्रीन पे देखिएगा, गौर से देखिएगा, प्रेमिसेस 40,000। उसके बाद मोटर व्हीकल 18,000। और फिर है मशीनरी 35,000। इसको टोटल करेंगे, टोटल 93,000 आ गया। दिस इज द टोटल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। 3 नॉन करंट एसेट्स हैं, तीनों की वैल्यू मिला के टोटल 93,000 आ गया। आगे अगली हेडिंग लिखेंगे करंट एसेट्स। अच्छा रैयान, हैव यू स्टडीड दीज टर्म्स? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स के बारे में तो आइडिया होगा आपको। सो फार आपकी क्लास इन्वॉल्वमेंट से ये मुझे आइडिया है कि यू वुड बी नोइंग दीज टर्म्स। आपको ये पता होगा नॉन करंट और करंट एसेट्स क्या होते हैं, राइट? आगे चलते हैं सर। करंट एसेट्स, 4 करंट एसेट्स हैं इस सवाल में हमारे पास। वी हैव 4 करंट एसेट्स इन दिस क्वेश्चन। कैश, बैंक, ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। राइट, कैश, बैंक, ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग इन्वेंट्री, 4 करंट एसेट्स हैं हमारे पास। नोट कीजिएगा, कैश 21,000। सर कैश है हमारे पास 21,000। बैंक है हमारे पास 11,500। ट्रेड रिसीवेबल्स है हमारे पास 14,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री है हमारे पास 18,000। ये 4 करंट एसेट्स आ गए हमारे पास, कैश, बैंक, ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। शायान ने, मुझे याद पड़ा है, शायान ने मुझसे ये सवाल पूछा था जब हम फॉर्मेट पढ़ा लिख रहे थे। तो शायान ने पूछा था सर यहाँ क्लोजिंग इन्वेंट्री क्यों लिखते हैं हम, क्योंकि इन्वेंट्री तो 2 होती है। तो सर हम एसओएफपी बना रहे होते हैं टाइम पीरियड के एंड पर। वी आर प्रिपेयरिंग एसओएफपी एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के एंड पे तो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी। ओपनिंग तो टाइम पीरियड के स्टार्ट में थी, जिसे हम ऑलरेडी डिस्कार्ड कर चुके होंगे, बेच चुके होंगे। तो अब आप नोट करें सर, अगर मैं इसको टोटल कर लूं, 21,000 प्लस 11,500 प्लस 14,000 प्लस 18,000, that gives me 64,500। टोटल करेंगे 157,500। ये है टोटल एसेट्स। सर ये है टोटल एसेट्स 157,500। अब फॉर्मेट के हिसाब से टोटल एसेट्स शुड इक्वल टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो अब हमें इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का सेक्शन वाइंड अप करना है। हेडिंग लिखेंगे इधर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। और सर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में हम इधर लिखेंगे इक्विटी, और इक्विटी में सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल इज 100,000। ओपनिंग कैपिटल 100,000। ऐड करेंगे प्रॉफिट, ऐड करेंगे प्रॉफिट। अच्छा ये देख लीजिएगा, ये रहा बच्चों फॉर्मेट,
ये रहा फॉर्मेट। ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करते हैं, अगर लॉस होता तो लेस करते, कोई एडिशनल कैपिटल होता तो उसे ऐड करते, और ड्राइंग्स को माइनस करेंगे। तो अब नोट कीजिएगा, ओपनिंग कैपिटल ऐड प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है 72,500। ये कहां से आया सर? ये रहा प्रॉफिट 72,500। उसके बाद इस सवाल में कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है। अच्छा, स्टूडेंट का सवाल ये भी आ सकता है, आप में से ये भी सवाल आ सकता है कि सर अगर एडिशनल कैपिटल होता तो वो कहां होता? सर अगर एडिशनल कैपिटल होता तो वो कहां होता? वो यहां होता, एडिशनल इंफॉर्मेशन में। जैसे एडिशनल, जैसे अनरिकॉर्डेड ड्राइंग्स होती, ऐसी एडिशनल कैपिटल भी हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया हुआ होता। तो कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, लेस करेंगे ड्राइंग्स, हम लेस करेंगे ड्राइंग्स। अब सवाल ये है कि सर ये कौन सी ड्राइंग्स? तो नोट कीजिएगा, ऑल ड्राइंग्स, ऑल ड्राइंग्स ये लिखा हुआ, ऑल ड्राइंग्स, सारी ड्राइंग्स, रिकॉर्डेड एंड अनरिकॉर्डेड। चाहे ड्राइंग्स रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड ड्राइंग्स हो, सवाल में रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड जो भी ड्राइंग्स हैं वो सब यहां पर आएंगी। इस सवाल में हमारे पास सिर्फ रिकॉर्डेड ड्राइंग्स हैं, इस सवाल में हमारे पास सिर्फ रिकॉर्डेड ड्राइंग्स हैं 25,000। तो सर वैल्यू आ गई 147,500। उसके बाद अब आखिरी चीज है लाइबिलिटीज। अच्छा, हाउ विल वी ट्रीट द लॉस? लॉस तो इधर देखो, आप यहां पे लिखोगे लॉस फॉर द ईयर, आप यहां पे लिखोगे लॉस फॉर द ईयर, और ये ब्रैकेट में आ जाएगी वैल्यू, ब्रैकेट मींस माइनस, और यहां पे लेस करोगे लॉस। प्रॉफिट नहीं हो रहा तो फिर लॉस आएगा। एक ही चीज आ सकती है ना ईमान, या प्रॉफिट हो। कभी सुना है कि मेरे बिजनेस को प्रॉफिट भी हो गया और लॉस भी हो गया? दोनों नहीं हो सकता। तो अगर प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे, कैपिटल बढ़ेगा, लॉस है तो लेस करेंगे, कैपिटल कम होगा। अब आखिरी चीज है हमारे पास लाइबिलिटी, बिल्कुल लास्ट फेज है क्लास का, लाइबिलिटी। कोई नॉन करंट लाइबिलिटी सवाल में नहीं है, देयर इज नो नॉन करंट लाइबिलिटी इन द क्वेश्चन। तो सिर्फ करंट लाइबिलिटी है हमारे पास, नोट कीजिएगा, करंट लाइबिलिटी। और पता है वो भी एक ही है, करंट लाइबिलिटी वो भी एक ही है, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल 10,000। ये रहे ट्रेड पेबल 10,000। तो अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो सर ये वैल्यू बनती है 157,500, विच इज टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो अब आप देख के बताएं, क्या टोटल एसेट्स और टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज बराबर हो गए? हैव दीज बैलेंस्ड? हैव दीज बैलेंस्ड? यस प्लीज, हैव दीज बैलेंस्ड? तो समझ आया आप लोगों को? आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया।